नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात शिवपाल यादव की मोर्चाबंदी और अखिलेश की तालाबंदी की, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच अदावत अब किसी से छुपी नहीं है। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो ना झुकने के मूड में है और ना ही सुलह के। और अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर ही टिकी हैं, जो नई मोर्चाबंदी की तैयारी में हैं, जिसके संकेत शिवपाल यादव ने ईद के मौके पर अपने ट्वीट से ही दे दिए थे। माना यह जा रहा है कि शिवपाल यादव आजम खान और ओवैसी को साथ लाकर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यादव और मुस्लिम दोनों ही अखिलेश यादव की बड़ी ताकत हैं, जिनके दम पर अखिलेश यादव इस बार 32% वोट तक पहुंचे हैं। अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव एक साथ नजर आएंगे। एक तरफ आजम खान है, दूसरी तरफ अगर देखें तो ओवैसी भी लगातार हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या तीनों का साथ मिलकर कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिवपाल की मोर्चाबंदी, साइकिल की तालाबंदी। चाचा लगाएंगे सिक्सर, 24 में रिलीज होगी पिक्चर। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की अदावत अब चरम पर पहुंच गई है। आलम यह है कि शिवपाल यादव के तरकश से निकले हर एक तीर पर अखिलेश यादव का नाम होता है। और अब चाचा शिवपाल यूपी की सियासत में ऐसा तूफान लाने वाले हैं जिसकी धमक तो पूरे सूबे में होगी, लेकिन असर सिर्फ समाजवादी कुनबे पर होगा। क्योंकि शिवपाल यादव इस फ्राइडे बगावत की ऐसी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं जिसके रिलीज होने से पहले ही सूबे की सियासत का पारा चढ़ चुका है। क्योंकि शिवपाल यादव अपने संगठन का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के वो नेता भी शामिल होंगे जो अखिलेश यादव से नाराज हैं। शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए अपने इरादे तो पहले ही जाहिर कर दिए थे, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीसरे मोर्चे का विकल्प उनके पास मौजूद है। और इस तीसरे मोर्चे में उनके सबसे बड़े जो साथी होंगे वो होंगे आजम खां, क्योंकि शिवपाल यादव ने कहा कि अभी उनके जेल से निकलने का इंतजार है। दरअसल शिवपाल यादव अब तीसरे मोर्चे के सहारे अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में दिखाने की तैयारी में है। AIMIM का भी कहना है कि अगर शिवपाल यादव तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो AIMIM भी उनके साथ जा सकती है। शिवपाल यादव ने ईद पर ही साफ कर दिया था कि ना तो वो झुकने के मूड में हैं और ना ही सुलह के रास्ते पर। एक सवाल आपके ट्वीट को लेकर, आपने जो ट्वीट किया बिना नाम लिए, आपने कहा कि सम्मान के न्यूनतम तक समझौता किया। इस पूरे ट्वीट को हम देखते हैं, जिनको चलना सिखाया उन्होंने रौंदा। इस पूरे ट्वीट में 3 चीज़ दिखती हैं। समझदार के लिए सारा ही बहुत है, बस इस पे हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। अब शिवपाल यादव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि पुनर्गठन तो बहाना है, असली मकसद अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाना है। क्योंकि 2022 में अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को साथ लेकर एक गुलदस्ता तैयार किया था। ठीक उसी तरह शिवपाल यादव 2024 के लिए एक मोर्चा बना सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के वो नेता भी शामिल हो सकते हैं जो नाराज हैं या तो शिवपाल के साथ। इसके अलावा इस लिस्ट में आजम खान का भी नाम हो सकता है, जिनका कुनबा अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ रहा। वहीं इसके अलावा AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा भी साथ आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जाने से पहले शिवपाल की असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ कई बैठकें हुई थी। देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी के साथ पिछले बार भी माननीय ओवैसी साहब से बात हुई थी फिलहाल विधानसभा में, और लगभग तय हो चुका था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह से सारे विपक्ष के साथ जिस तरह विश्वासघात करके अकेले जा करके बात करके और उस मोर्चे पे जो आघात पहुंचाया था, तो ऐसा मुझे ये लग रहा है। और जहां तक है कि निश्चित है कि माननीय हमारे सदर ओवैसी साहब जो तीसरा मोर्चा जो बनने की बात हो रही है, वो शुरू से वो कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ
संविधान बचाने के लिए, देश में संविधान बचाने की ज़रूरत है और उस संविधान को बचाने के लिए कोई भी तीसरा मोर्चा जो बनेगा उसमें बिल्कुल हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन भतीजे के मोह में शिवपाल पीछे हट गए। अब उसी भतीजे के खिलाफ चाचा ने बगावत का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, शिवपाल सिंह जी ने न सिर्फ अपनी अपितु अपने साथ समाजवादी आंदोलन के सुर्ख परचम को उत्तर प्रदेश में फहराने वाले सभी नायकों, कार्यकर्ताओं के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। शिवपाल सिंह जी ने इसी अपमान, इसी अवमान के दर्द और दंश को स्वर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों जब शिवपाल यादव की करीबी भाजपा से दिखी तो सवाल उठने लगे कि शिवपाल यादव की अगली मंजिल कहीं भाजपा तो नहीं होगी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि भाजपा चाचा को जल्दी क्यों नहीं लेती, जिस पर पलटवार करते हुए शिवपाल ने भतीजे को विधानमंडल से निकालने का चैलेंज दे दिया था। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हुए उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। लेकिन अब लगता है कि शिवपाल यादव अपने लिए नई राह बनाने की तैयारी में है, जिसमें से एक नए मोर्चे की सुगबुगाहट भी है। अरे सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में है जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर कब्जा किए ले रहा है और लोग आरक्षण, ये 69,000 शिक्षक बैठे धरने पे, किस तरीके से पुलिस बर्बरता से बेटियों तक को नहीं छोड़ रही है, लात और पैरों से लातों से मारा जा रहा है। ये सब समस्याएं हैं। 2024 के चुनाव के लिए जो तैयारी शिवपाल कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि शिवपाल यादव जहां यादव वोट में डंट लगाएंगे वहीं आजम खान की बगावत मुस्लिम वोट पर असर डालेगी। बड़ी बात यह है कि यही वोट समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी पहली बार 32% वोट तक पहुंची। ऐसे में थोड़ी सी भी चोट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि शिवपाल यादव अपनी ताकत का एहसास अखिलेश यादव को 2019 के चुनाव में करा चुके हैं। ऐसे में अगर आजम खान भी शिवपाल के साथ आ गए तो 24 में अखिलेश की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 22 की हार का सबक 24 में पूरी होगी कसर, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संभाली है तब से वो फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज अखिलेश यादव ने जहां ललितपुर घटना पर कानून व्यवस्था पर हमला बोला, वहीं एक निशाना चुनाव आयोग पर भी साधा। जानकारी से अखिलेश की 2024 की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खान की बगावत के बाद भी अखिलेश अपने लक्ष्य से नहीं भटक रहे हैं। अखिलेश का निशाना चुनाव आयोग का बहाना। ये समाजवादी लोग हैं, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, इनके वोट काट दो। ललितपुर घटना पर संग्राम सियासत का सबसे बड़ा मैदान। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में मिली हार की टीस अखिलेश यादव को हर दिन सता रही है, और अब तक जो बात दिल में थी वो खुलकर जुबान पर भी आ गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहली बार हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर ही फोड़ दिया। अखिलेश यादव की माने तो पन्ना प्रमुख ने यादव और मुस्लिम इलाकों में वोट काटी, जिसका फायदा भाजपा को मिला। भारतीय जनता पार्टी बच गई, नहीं तो इसी चुनाव में उनको जनता ने सबक सिखा दिया था। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी लोग 3.5 लाख वोट से ही तो पीछे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ विधानसभाओं के
डेटा अपलोड नहीं किया अभी तक, और डेटा अपलोड इसलिए भी नहीं हो सकता, हो रहा हो क्योंकि उन्हें मैनिपुलेशन करना है। भाई मैनिपुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक डेटा कैसे डालोगे? आपका विधायक जीत गया, निकाल के बाहर कर दिया, रिजल्ट आपने अपने पक्ष में कर लिया, अब वो वोट कहीं तो दिखाओगे आप। और न जाने कितने वोट कट गए, और खासकर जो पन्ना प्रभारी थे उन्होंने चिन्हित कर करके, ये समाजवादी लोग हैं, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, इनके वोट काट दो। गौरतलब है कि सपा का इस चुनाव में ग्राफ तो बढ़ा, लेकिन साइकिल अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, और अब साइकिल में नई जान फूंकने के लिए अखिलेश यादव हर मोर्चे पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। ललितपुर की घटना को लचर कानून व्यवस्था बताकर अखिलेश यादव लगातार सूबे की सरकार पर हमलावर हैं। के सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब वो घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल हैं, वो टर्मिनेट होना चाहिए। हालांकि भाजपा अखिलेश के इन आरोपों को हार की हताशा बताकर पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा थी, सरकार उससे बनी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी काल उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। राज्य बहुत बड़ा है, घटनाएं होती हैं, मैं उनकी निंदा कर रहा हूं, लेकिन उनको तो केवल ट्वीट करना है। लेकिन सरकार ने एफआईआर की है, गिरफ्तारी की है, एसएचओ भी जेल भेज दिया गया है। देखो, अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, और ये दूसरा चुनाव बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार देने पर मुझे लगता है कि इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है, और सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ समस्या है और कानून व्यवस्था गड़बड़ है, जनता में आक्रोश है, तो आओ सड़क के ऊपर। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश यूपी में एक मजबूत विपक्ष की ताकत का एहसास करा पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में बगावत की आग लगी है। एक तरफ चाचा शिवपाल का खेमा है तो दूसरी तरफ आजम खान का कुनबा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अयोध्या में राज ठाकरे की नो एंट्री की, क्योंकि राज ठाकरे को भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह ने चुनौती दी है कि उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या आने का ऐलान किया था, लेकिन बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों पर दिए उनके बयान को याद दिलाते हुए निशाना साधा और 2 टूक कह दिया कि जब तक वो हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते, उन्हें यूपी में नहीं आने दिया जाएगा। अयोध्या में राज ठाकरे की नो एंट्री। बृजभूषण का ऐलान, राज ठाकरे पर घमासान। अरे हम नहीं घुसने देंगे भैया, हम नहीं घुसने देंगे। कभी उत्तर भारतीयों को कोसने वाले, सुबह शाम उन्हें धमकी देने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि 5 जून को राज ठाकरे रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही घमासान मच गया है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने की चेतावनी दी है और साफ शब्दों में कहा कि जब तक राज ठाकरे हाथ जोड़कर उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत विरोध है, और ये मन को, जो मेरे मन जो है, ये आज से नहीं है। अरे हम नहीं घुसने देंगे भैया, हम नहीं घुसने देंगे। अगर राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे, तो मैं जो है नंदनी गौ माता की सेवा करता हूं, और नंदनी गौ माता की सेवा दिलीप ने किया था। दिलीप से रघु हुए थे, और रघु से अज हुए थे, अज से दशरथ हुए, दशरथ से राम हुए थे। मैं उस पीढ़ी का हूं, मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर मेरा इतिहास आओ चल करके, मैं घुसने नहीं दूंगा, और ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और व्यक्तिगत नहीं घुसने दूंगा। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने जो ट्वीट राज ठाकरे को लेकर किया, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को भी राज ठाकरे से ना मिलने की सलाह दी। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह दिया कि राम मंदिर आंदोलन में ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं।
ब्रजभूषण शरण की राज ठाकरे को सीधी चुनौती के बाद एमएनएस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। एमएनएस प्रवक्ता ने ब्रजभूषण शरण को पहचानने से इनकार कर दिया है। साफ है कि एमएनएस सीधे तौर पर बीजेपी से टकराव नहीं चाहती है। वैसे भी राज ठाकरे कुछ दिनों से यूपी बिहार विरोधी छवि से आजाद होना चाहते हैं और अपने को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा साबित करने में जुटे हैं। भाजपा सांसद ने राज ठाकरे के खिलाफ ऐसे समय पर मोर्चा खोला जब मनसे प्रमुख ने हाल ही में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी। लेकिन उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे का स्टैंड जग जाहिर है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे अपने उन बयानों को लेकर उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे जो उत्तर भारतीयों को शूल की तरह चुभते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं 20 साल का विवाद 20 मिनट में निपटारा, योगी धामी का भाईचारा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा होटल की चाबी सौंपी। इसके साथ ही सीएम योगी ने हरिद्वार में बनाए गए यूपी सरकार के होटल भगीरथी को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ संत जनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी धामी का भाईचारा, 20 साल के विवाद का 20 मिनट में निपटारा। यूपी की भागीरथी, उत्तराखंड की अलकनंदा, विकास के पथ पर दौड़ेगी गंगा। जो काम पिछले 2 दशक में नहीं हुआ, जो काम यूपी और उत्तराखंड के कई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो काम सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी ने कर दिखाया। क्योंकि परिसंपत्ति विवाद पिछले 21 साल से यूपी और उत्तराखंड के भाईचारे में सबसे बड़ी दीवार था। उसे मुख्यमंत्री योगी और पुष्कर सिंह धामी ने मिलकर हमेशा हमेशा के लिए ढहा दिया। तो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है। और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही है। मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है, तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे जरूरत होती है, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उत्तराखंड और यूपी के बीच के इस विवाद को खत्म करने के लिए इससे बेहतर कोई और समय नहीं हो सकता था, क्योंकि केंद्र से लेकर दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। जबकि पहले की सरकारों ने कई बार कोशिश तो की, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। लेकिन इस बार सीएम योगी उत्तराखंड दौरे पर गए तो पहले ही दिन तय कर लिया कि जो संपत्ति यूपी के लिए काम की है वो यूपी की होगी और बाकी उत्तराखंड की। सीएम योगी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें हर समस्या को जड़ से खत्म करने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिसंपत्तियों का विवाद जहां लंबे समय से चला आ रहा है, वहीं पर आज इसमें कुछ समाधान देखने को मिला। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार पहुंचे और वहां पर उन्होंने अलकनंदा पर्यटक आवास उत्तराखंड सरकार को भेंट किया। बदले में उत्तराखंड सरकार ने भागीरथी पर्यटक आवास उत्तर प्रदेश सरकार को भेंट किया और इस तरीके से जो परिसंपत्ति का विवाद काफी लंबे अरसे से चला आ रहा था, उसका कहीं ना कहीं समाधान हुआ है। हालांकि अगर अभी बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कई सारी संपत्तियों का विवाद चल रहा है, जिसके समाधान के लिए लगातार दोनों राज्य की सरकारें और दोनों राज्य के अधिकारी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2000 में जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना, तभी से यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन अब यह हमेशा के लिए खत्म हो गया।
हालांकि इसकी शुरुआत सीएम योगी ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर पहले ही शुरू कर दी थी। यूपी सरकार ने होटल अलकनंदा उत्तराखंड को सौंपा और उसके बगल में यूपी ने भागीरथी होटल बनवाया और अब बाकी बचे सभी मसलों को खत्म कर सीएम योगी ने उत्तराखंड के साथ अपनी हर एक दीवार को ढहा दिया है। जानकारों की माने तो इससे न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड के विकास में पंख लगेंगे, क्योंकि परिसंपत्ति के चलते इन संपत्तियों का इस्तेमाल न तो उत्तर प्रदेश कर पा रहा था और न ही उत्तराखंड। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस भीषण गर्मी में बत्ती गुल हो जाए तो जाहिर है किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यूपी में बीते दिनों बिजली संकट छाया रहा, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री एक्शन में दिखे। लेकिन एक बार फिर बिजली संकट का खतरा सूबे पर मंडराने लगा है, क्योंकि 4 बिजली उत्पादन प्लांट में सिर्फ 2 से 4 दिन का ही कोयला बचा है। बिजली है नहीं, और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। यूपी पर मंडरा रहा है बिजली संकट। कोयले की कमी पर बवाल, सियासत के चुभते सवाल। भीषण गर्मी के बीच यूपी पर बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों से पावर कट की खबरें लगातार आ रही हैं और अब जो खबर आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल यूपी के 4 बिजली उत्पादन प्लांट में सिर्फ 2 से 4 दिन का ही कोयला बचा है। पहला है अनपरा पावर प्लांट, जहां 40,000 मीट्रिक टन कोयले की मांग है, लेकिन आपूर्ति 31,000 मीट्रिक टन की ही हुई है। यहां सिर्फ 4 दिन का ही कोयला बचा है। इसी तरह ओबरा पावर प्लांट की बात करें तो यहां मांग 12,500 मीट्रिक टन कोयले की है, लेकिन आपूर्ति हुई है सिर्फ 11,500 मीट्रिक टन कोयले की। यहाँ भी सिर्फ 4 दिन का ही कोयला बचा है। तीसरा है हरदुआगंज पावर प्लांट, यहाँ मांग है 19,000 मीट्रिक टन कोयले की, लेकिन आपूर्ति हुई सिर्फ 11,500 मीट्रिक टन कोयले की। यहाँ भी सिर्फ 3 दिन का ही कोयला बाकी बचा है। और चौथा है पारीक्षा पावर प्लांट, जहाँ मांग 15,500 मीट्रिक टन कोयले की है और आपूर्ति हुई है 3,500 मीट्रिक टन कोयले की। यहाँ सबसे कम सिर्फ 2 दिन का ही कोयला शेष है। शहरी इलाकों में स्थित और मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।